नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और XCricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है EXXCRICKETR.com और यूट्यूब, इंस्टा पे, फेसबुक और इंस्टा पर सभी मेरे ट्विटर हैंडल सभी मेरे हैंडल हैं EXX_CRICKETR @X_cricketer। तो हम लोग ये भारतीय इतिहास में तितकम की समस्या पर बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में लंबा हो गया था तो मैंने कहा अगले वीडियो में बात करेंगे। ये जिन लेखकों के और ग्रंथों का नाम बताया था वो पिछले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। नारायण शास्त्री की बात हो रही थी। नारायण शास्त्री ने ये कहा था कि ये जो विलियम जोन्स ने जो आविष्कार किया था कि सेंड्रा कोटस और चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, ये अशुद्धताओं पर आधारित है और भारतीय जो इतिहास है उससे ये नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कई अपने प्रमाण भी दिए कि ये प्रमाण है। जैसे अलबरूनी का एक प्रमाण दिया इन्होंने कि 1030 ईस्वी में वो अलबरूनी आया है और 1150 ईस्वी के आसपास ये बताते हैं भास्कराचार्य को। तो भास्कराचार्य का वर्णन अलबरूनी ने किया है, तो उसके निस्तारण के लिए फिर दो भास्कराचार्यों की कल्पना कर ली गई। विक्रम संवत का मैंने बताया था कि विक्रमादित्य का विक्रम संवत इतना महत्वपूर्ण है, वे भी भारत के सारे कार्यकलाप उसी पे होते हैं और इसको मानने से विक्रमादित्य के राज में कालिदास और अमर सिंह और छपणक और ग्रामीण सब थे। तो अगर इस आधार पर माने तो ये सबको जो है 400 ईसा पश्चात भेजना पड़ेगा। विक्रमादित्य का फिर क्या होगा? विक्रमादित्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब, इसके बाद इन्होंने एक और ईरानी समसामयिकता दी थी कि अगर आप भारतीय इतिहास में नहीं ढूंढ सकते हैं तो ईरानी में उसमें जाएं कि साइरस जो था उसने ईरानी साम्राज्य की स्थापना की थी 550 ईसा पूर्व में। तो उस समय भारत और ईरान का संबंध था। उसमें ईरान में भी छोटे बड़े राज थे। एक एलम राम का राज था, उसमें साइरस इसी का राजा था। इसने 550 ईसा पूर्व में अन्य सभी जितने ईरानी राज थे उनको जो जीत के अपने ईरानी साम्राज्य की नींव डाली थी। हेरोडोटस ने, जो ग्रीक इतिहासकार था, उसने स्पष्ट लिखा है कि बाद के ईरानी राजकाल की गणना इसी से करते थे 550 ईसा पूर्व से। तो बहुत संभव है कि जो हिंदुओं राजाओं ने इनकी सहायता की और साइरस की, वो एक दूसरे की सहायता करते रहते, तो उन्होंने इसको शुरू किया। इसको शक नृपति काल उन्होंने बोला। फिर भारत और चीन और बेबीलोन सबका प्राचीन भारत से मतलब संपर्क था ही। अब हमें देखना है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में स्थित से किसी नए नवीन संबंध का प्रारंभ हुआ कि नहीं। तो वराहमिहिर संहिता का एक श्लोक है कि आसान मघासु मुनिया शासति पृथ्वी में युधिष्ठिर नृप्तो षड दिक् पंचयुता शक कालस्थ रागेश। ये श्लोक के अनुसार युधिष्ठिर के काल और शक काल में 2526 वर्ष का अंतर है। और भारतीय परंपरा के अनुसार जो युजत्सु निकाला है, जो इन किताबों में लिखा है, उस आधार पर राजा युधिष्ठिर की उम्र 3076 ईसा पूर्व में इस आधार पर निकलती है। और 3076 ईसा पूर्व में 2526 घटा दो तो 550 ईसा पूर्व निकलेगा, जो निसंदेह जो शक्काल है। तो शक्काल 550 ईसा पूर्व समझना चाहिए। तो और शक्काल के विषय में आजकल ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। ये प्राचीन साहित्य के सप्तद्वीपों में का नाम शक्द्वीप था। इस शक्द्वीप में संपूर्ण पश्चिमी एशिया का ग्रहण होता है। शक शब्द को ठीक नहीं समझेगा। प्राचीन ईरान में एक प्रांत सैकी भी था, तो ये सैकी में रहने वालों के लिए शक शब्द प्रयुक्त होता होगा। और मनु के अनुसार शकलोग काम्बोज, पल्लव, पारद और यवन इन विभागों में विभक्त थे। शक लोगों ने राजा साइरस को शक नृपति के नाम से कहा है। जो 550 ईसा पूर्व में इन्होंने माना है कि वही शक नृपति काल है, उसी आधार पर। तो वर्तमान जो जितने हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपने कल्पित तिथि के अनुसार इस शक काल को जितना संभव हो उतना पीछे ले जाने का प्रयास किया है। और इसी गलती के कारण भारत के जो प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं वराहमिहिर, उनकी जो तिथि है वो 550 ईसा पश्चात की नियत कर दी गई। जबकि वराहमिहिर के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रिका के अनुसार ये ग्रंथ 427 शक काल में समाप्त किया गया। अब चूंकि वराहमिहिर जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, इसलिए विक्रमादित्य की तिथि भी 5वीं और 6ठी ईसा उसमें फेंक दी गई ईसा पश्चात में। और विक्रमादित्य की तिथि आज भी विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में है। तो एक आधार पे अगर आप देखें तो इनकी नारायण शास्त्री की ये तो बात ठीक लग रही है। और इस आधार पे जो है, अगर 550 ईसा पूर्व में शक्काल को माने तो वराहमिहिर की तिथि 550 में 427 आप घटा दें 123 ईसा पूर्व हुई, क्योंकि 57 ईसा पूर्व में विक्रम की तिथि है ही हर हालत में, मतलब विक्रम संवत ईसा 57 पूर्व है ही। तो 550 माइनस 427 123 ईसा पूर्व हुई। और वराहमिहिर की मृत्यु आमराज के अनुसार हुई है 509 शक में, अर्थात 550 माइनस 509 बराबर 41 ईसा पूर्व में। तो स्पष्ट है कि 123 ईसा पूर्व से 41 ईसा पूर्व तक ये वराहमिहिर जीवित थे और 57 ईसा पूर्व इसमें बीच में पड़ता है, जो विक्रमादित्य का समय, विक्रम संवत का समय। अब कालिदास की तिथि आप लीजिए। कालिदास ज्योतिर्विदावरण नामक ग्रंथ में लिखते हैं
धन्वंतरि क्षपणका अमर सिंह शंख वेताल वेताल भट्ट गणपट कालिदासा ख्यातो वरामिरो नृत्य सभायाम रत्नानि भय वरुचिरनम विक्रमस्य, मतलब विक्रमादित्य की सभा में ये जितने उसके नवरत्न थे सबका इसमें नाम है। धन्वंतरि क्षपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकरपर कालिदास और वरामिर और वरुचि, ये सब नवरत्न जो थे ये विक्रमादित्य की सभा में थे। इस श्लोक में आया है। तो उस ज्योतिर्विदारण ग्रंथ में लिखते हैं कि ग्रंथ मैंने 3068 कली संवत में समाप्त किया। तो 3068 कली संवत जो है 34 ईसा पूर्व के बराबर होता है, जो पुरातन निरावृत के अनुकूल है। और कालिदास के अनुसार वरामिर उनके समकालीन है, तो वरामिर की तिथि भी वही होनी चाहिए। इसलिए शककाल का प्रारंभ जो 550 ईसा पूर्व मानना चाहिए। और फिर भास्कराचार्य ने क्या लिखा सिद्धांत शिरोमणि में? भास्कराचार्य लिखते हैं कि ये 1036 समय में उन्होंने जो सिद्धांत शिरोमणि लिखा है वो लिखा है। तो इसके आधार पे भास्कराचार्य का समय 1150 ईसा पश्चात मानना पड़ेगा। लेकिन अब आपत्ति इसमें यह आती है कि अलबरूनी जो आया था 1030 में, तो उसने भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये माना गया कि भाई जो प्रोफेसर बीवर हैं जर्मन विद्वान, उन्होंने कहा था कि ये पहली सुलझ नहीं सकती, तो इसलिए हम मानते हैं कि 2 भास्कराचार्य थे। तो अगर इसको आप मान लें तो इस आधार पे तो जो पुराना भारतीय जो है इतिहास, उसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जो हम लोग संवत चलाते रहे वो वैसे ही चलता रहेगा। उसके आधार पर षष्ठी उपदय है, चतुर्युग संवत है, कलयुग संवत है, लौकाब्दय, युधिष्ठिर संवत जो है 3139 ईसा पूर्व में, शककाल 550 ईसा पूर्व में, हर्षकाल 457 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, और शालिवाहन शाक का जो संवत है वो 78 ईसा पूर्व में। बाकी तो सब सही है, 57 ईसा पूर्व के बाद में तो सब सही आ ही जाता है। ये पुराने के लिए ज़्यादा समस्या। तो इस आधार पे जो है इन्होंने अपना किया है कि मौर्य वंश को इन्होंने 1535 ईसा पूर्व से माना है। उसके पहले नंद वंश 1635 से 1535 ईसा पूर्व। तो ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि भाई इसको मान लो सही हो जाए। और एक चीज़ और है कि अगर आप ये 325 ईसा पूर्व में मानते हैं कि सिकंदर आया, तो सारे जितने ग्रंथ लिखे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, सब में ये है कि नंद वंश का शासन 100 वर्ष रहा। लेकिन अगर आप ये 325 ईसा पूर्व मानेंगे सिकंदर को, तो ये नंद वंश का शासन आपको 50 वर्ष मानना पड़ेगा, नंद वंश का शासन। तो ये पटरी नहीं बैठती इसके साथ में, इसके साथ ये समस्या है। और लेकिन नारायण शास्त्री की जो ये खोज है, तो इसको आप डिनाई कर सकते हैं, मतलब इसका एक प्रमाण है कि इसको किस तरीके से इन लोगों ने डिनाई किया पाश्चात्य इतिहासकारों ने। तो अशोक का जो स्तंभ मिले हैं, अशोक की लाटें मिली हैं, उस आधार पर तो अशोक की जो लाटें मिली हैं, तो उसमें अशोक के शिला, मौर्य वंश का तृतीय सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, तो उसने उसकी शिलालेख एक जो मिलती है कश्मीर में, तो उसमें उसने ये लिखा है कि धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने अपने राज्य में तथा 600 योजन दूर राज्यों में प्राप्त की है। यहाँ अंत्योग नाम का यवन राजा राज करता है। इस अंत्योग के बाद तुर्मय, अंतिकनी, मक और अलिक सुंदर नाम के 4 राजा याद करते हैं। तो ये 14वां शिलालेख है इसका अशोक का। तो अशोक के जो 5 राजा उसने बताए हैं वो हैं अंत्योग जो है सीरिया का जो है, पश्चिमी एशिया का एंटियोकस द्वितीय थियोस है, उसका शासनकाल है 261 से 242 ईसा पूर्व। फिर तुर्मा है इजिप्ट का अधिपति टॉलमी द्वितीय फिलेडेल्फस 285 से 247 ईसा पूर्व। अंतिकनी है मैसेडोनिया का राजा एंटीगोनस गोंटस 276 से 239 ईसा पूर्व। मक है सारेनी का अधिपति मेगस 300 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। अलिक सुंदर है कालिंद का जो शासक है अलेक्जेंडर 252 ईसा पूर्व 244 ईसा पूर्व। तो ये सब तो अशोक के समकालीन है। और इनकी प्राचीन जो इतिहास लिखा गया पाश्चात्य का, उसमें उनकी नियत आती आगे पीछे नहीं हो सकती। अशोक के समय ये हैं, तो ये कैसे भी चले जाओगे। तो इन्होंने ये कहा नारायण शास्त्री ने कि ये जो अशोक है ये असल में वो मौर्य वंशीय अशोक नहीं है, ये कल्लण की राजतरंगिणी में जो गोनंद वंशीय अशोक का विवरण मिलता है। कल्लण की राजतरंगिणी एक ग्रंथ है इतिहास का, कश्मीर के इतिहास में, तो उसके बारे में जो कि कश्मीर में मिल रहा है ये। तो अगर ये माना जाए कि ये गोनंद वंशीय अशोक के हैं, तो भी उसका साम्राज्य भारत भर में व्याप्त था नहीं। दूसरा जो भगवान बुद्ध का काल है वो निर्धारित है। तो लंका वर्मा में जो है चीन में कि 544 ईसा पूर्व में बुद्ध निर्माण संवत माना जाता है, 544 ईसा। जैन अनुश्रुति है कि 528 ईसा पूर्व में आपका वर्धमान महावीर हैं। और बहुत से लोग मानते हैं कि 487 ईसा पूर्व बुद्ध का शासनकाल।
और काशी प्रसाद जायसवाल ने विस्तार से विवेचना की है कि बर्मा आज में प्रचलित बौद्ध संवत सही है और ये 544 ईसा पूर्व ही है। तो अगर ये तो इस आधार पे बात समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से जो इसमें रह जाते हैं लूप होल, वो ये हैं कि आप विक्रमादित्य और भास्कराचार्य वाले तो बहुत बड़े लूप होल हैं इसमें। ये कैसे आप समझाएंगे तो कुछ मतलब ये जो तिथिक्रम का निर्धारण है तो ये सत्यता के सबसे ज़्यादा करीब तो है, लेकिन पूरी तरीके से सत्य इसको नहीं माना जा सकता जब तक कोई नई खोज नहीं हो जाती। तो अब इस आधार पे हम मान लेते हैं तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है, तो और इसके आधार पर फिर महाभारत युद्ध का समय निकाला जा सकता है। महाभारत युद्ध का समय निकाला जा सकता है कि महाभारत में बहुत जगहों पर उल्लेख है कि जब द्वापर का अंत होगा, कलयुग प्रारंभ होगा, तब महाभारत का संग्राम हुआ था। मतलब महाभारत जब हुआ था तो कलयुग शुरू हो गया था। और अगर ये प्राचीन ज्योतिषी जितने हैं उन्होंने ये निकाला था कि 3102 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ये मैं प्राचीन ज्योतिषी कह रहा हूँ, ये काशी प्रसाद जायसवाल और उनकी किताबों में उल्लेख है, पार्लिटर की, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो 3102 ईसा पूर्व में माना गया। तो पुराणों में जो अनुश्रुति है उस आधार पर यह सत्य बात नहीं होती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर के शासन के अंत और परीक्षित के जो राज्याभिषेक है, जिनका विवरण है भागवत में, उनके अभिषेक से कलयुग प्रारंभ हुआ जो 1000 वर्ष का मान है। महाभारत युद्ध के लगभग 1050 वर्ष बाद में महापद नंद होता है, जो अशोक का इनका सिकंदर का समकालीन होता है, और नंद के समय कलयुग की समाप्ति हो जाती है। इसी आधार पर मैं पिछली बार कह रहा था कि 1000 के इनके 4 इन्होंने माने थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। आगे और बताएंगे। अब ये 15-16 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो हो जाने दें। तो नंद वंश के शासनकाल में फिर लोगों ने अनुभव किया कि अभी कल का जो चरण बाकी है तो अब कलयुग को बढ़ाया जाए। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसे कल की वृद्धि कहा गया है। भागवत पुराण में कलयुग को 1200 साल का कहा गया है। कलिर द्वादशा शतात्मका। और गार्गी संहिता का एक वचन है कि ये इस बात को पुष्ट करेगा कि शूद्रः कलयुगस्यांते भविष्यत न संशया। तो कलयुग के अंत में शूद्र राजा होंगे, यवनों का आक्रमण होगा। वायु पुराण में स्पष्ट लिखा होगा कि कल के अंत होने पर यवन इस देश में आएंगे। तो ये प्रमाण आते हैं कि नंद के शासन काल में 1 सहस्र वर्ष का कलयुग समाप्त हो गया था, उसको फिर बढ़ाया गया और उसके बाद में फिर कुछ बन नहीं पाया, तो बाद में और संवत दूसरे बनाए गए। तो राजा परीक्षित और राजा नंद के बीच में अगर हम 1000 वर्ष का अंतर बांधेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो राजा महाभारत युद्ध का काल 3102 ईसा पूर्व मानने से नंद और परीक्षित के बीच का काल 1600 वर्ष का हो जाता है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। तो फिर पार्लिटर आते हैं। तो पार्लिटर ने बताया है कि युधिष्ठिर से नंद तक के सब राजाओं का शासनकाल 18 वर्ष औसत माने एक राजा का, तो 950 ईसा पूर्व को निश्चित किया जाता है महाभारत का युद्ध। तो लेकिन ये कलयुग का 61 युद्ध 1000 साल के मानने की बात से बिल्कुल विपरीत है, तो ये नहीं माना जा सकता। पुराणों में जो है जन्मेजय के प्रपौत्र, ये परीक्षित के लड़के थे जन्मेजय, अर्जुन के लड़के थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित और परीक्षित के जन्मेजय। तो इनके जो जन्मेजय के प्रपौत्र थे असीम कृष्ण, जन्मेजय के पुत्र के पुत्र के पुत्र असीम कृष्ण, उनके बीच में नंद के बीच में राज करने वाले राजाओं के नाम दिए गए। तो 26 है, असीम कृष्ण और नंद के बीच में 26 राजा हैं। तो अगर सबका औसत शासनकाल आप 18 साल मान लो तो सबने मिला के 464 साल शासन किया। तो असीम कृष्ण का समय जो है नंद से केवल 464 साल पहले पड़ता है, और महाभारत युद्ध का समय उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व। तो इस ढंग से 950 ईसा पूर्व मानना पड़ेगा। लेकिन पार्लिटर की जो ये कल्पना है, ये बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पौराणिक अनुच्छेद के विपरीत है। तो जो हमारे साहित्यकार इतिहासकार थे प्राचीन, वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो पुराणों की वंशावली में जो विरोध है वो कह रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं निराकरण हम कर सकते हैं। तो काशी प्रसाद जायसवाल जी ने, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी और मनोविज्ञान याज्ञवल्क्य ये किताबें लिखी हैं, अंधकारी गुहान, उन्होंने शोध किया और उसके बाद में उन्होंने पुराणों में उपलब्ध वंशावली की समीक्षा की और 1424 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध का समय सुनिश्चित किया। तो अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो इसी का अगला पार्ट बनाएंगे 5-7 मिनट का। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्ते।